हेलो दोस्तों। कल हमने संधि शुरुआत की थी। संधि में हमने देखा था कि भाई संधि किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था संधि के कितने प्रकार हैं और उसके साथ हमने स्वर संधि को पूरा किया था। तो हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों या दो ध्वनियाँ जब आपस में मिलती है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद है: स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है, 52 वर्ण है, जिसमें स्वर और व्यंजन है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि संधि के भी तीन भेद हैं और संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखिए, संधि संधि के तीन भेद है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के फिर पांच भेद है: दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, के बाद यण संधि और अंतिम अयादि संधि। दीर्घ संधि में हमने देखा था कि दो अश्व या फिर ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे अ धन अ, आ बनता है, ई धन ई बनता है, उ धन उ बनता है। उसके बाद गुण संधि में हमने देखा था कि अ और ई मिलके ए बनते हैं। ठीक है, और अ और उ मिलके ओ बनता है। उसके बाद हमने वृद्धि संधि में देखा था कि भाई जैसे भी ए है तो उसका आई हो जाएगा, ओ है तो उसका औ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यण संधि। यण संधि में हमने देखा था ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। और अयादि संधि में हमने देखा था, देखिए अयादि में अ आगे आ रहा है तो यण संधि से आप देख लीजिए ई का य होता है तो यहाँ पर हो जाएगा अय और आय। ई का होगा अय और बड़ी ई का होगा आय, और उ का होगा व और उ का होगा अव और बड़े उ का हो जाएगा आप। इसके बाद हम आज देखेंगे व्यंजन संधि और उसके साथ ही देखेंगे विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में हम देखते हैं कि जब पास आने वाले दो वर्ण में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन हो, इसमें कहीं पे भी ये बाध्यता नहीं है कि दोनों के स्वर होने की, दोनों के व्यंजन होने की बाध्यता हो। स्वर संधि में क्या था, दो जो वर्ण होंगे, दो ध्वनियां जो पास आती है उसमें दोनों का स्वर होना आवश्यक था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला वर्ण व्यंजन हो सकता है और दूसरा वर्ण या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। इसलिए इसमें कहीं पर भी ये बाध्यता नहीं है कि दोनों ही वर्ण जो है, दोनों ही ध्वनियां हैं वो स्वर की हो या फिर दोनों व्यंजन की हो। तो आप देख सकते हो पहला वर्ण व्यंजन, ठीक है, और दूसरे वर्ण में आप स्वर भी ले सकते हो और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये उदाहरण देखिए, इसमें देखिए दिक धन गज। तो आप देखेंगे ये जो क है, क के बाद क्या आया है ग। ग कौन सा है, क वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ये क भी किस में परिवर्तित हो गया है, देखिए ग में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या होगा, ऋक धन वेद। उन्नायक में क्या होगा, उत्त धन नायक। ठीक है, उत्त कौन सा है, त, और न कौन सा है, त वर्ग का पंचम वर्ण। तो उत्त धन नायक हो गया, उत्त धन नायक। तन्मय में क्या हो जाएगा, तत् धनमय, तो हो जाएगा तन्मय। तो त वर्ण का पांचवें वर्ण में इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन संधि को। आपने जब देख लिया, व्यंजन संधि में क्या है, देखिए दो वर्ण जो आपस में जो आएंगे, पास पास आएंगे और जो विकार उत्पन्न करेंगे मिलके, उन वर्णों में ये बाध्यता नहीं है कि दोनों ही व्यंजन हो। तो इसमें क्या है, प्रथम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, द्वितीय वर्ण या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, पर प्रथम वर्ण व्यंजन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, अब देखते हैं यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त और प, ठीक है, आप प्रत्येक वर्ग आप देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आप देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प। ठीक है, के बाद किसी वर्ग का, इन्हीं में से किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो क का तृतीय और चतुर्थ वर्ण क्या होगा, आप देखिए, त क का हो जाएगा तृतीय वर्ण ग
और चतुर्थ हो जाएगा ग। ठीक है, च का चतुर्थ वर्ण क्या होगा ज, और चतुर्थ हो जाएगा ज, और ट का हो जाएगा आपका ड और ढ, त का हो जाएगा आपके चतुर्थ वर्ण ध, द ध न, थ ध ध न, चतुर्थ वर्ण हो गया ध और न, और तृतीय वर्ण हो जाएगा इसमें ग, क का, च का ज, ट का ड, और त का होगा द और ध, और प का आप देखेंगे ब और भ, ये हो गए तृतीय और चतुर्थ वर्ण। अब इसमें क्या कहा गया है, क च ट त प, ये पहले वर्ण होंगे, और दूसरे वर्ण में कौन कौन हो सकता है, क वर्ग का तृतीय और चतुर्थ, च वर्ग का तृतीय और चतुर्थ, ट वर्ग का तृतीय और चतुर्थ, त वर्ग का तृतीय और चतुर्थ, और प वर्ग का तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, फिर आप देखेंगे इनके अलावा क्या क्या हो सकता है, ये हो सकते हैं, इनके अलावा आपके हो सकते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, वर्ण विचार में आपने पढ़ा होगा अंतस्थ व्यंजन, ये य र ल व, ये हो सकते हैं, या फिर कोई स्वर आए, या फिर कोई स्वर। देखिए प्रथम क्या हो गया आपका, प्रथम में आगे आपके क च ट त प, ये इनके साथ किसका होगा संयोग या संधि, किसकी होगी, इन्हीं वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण की, या फिर य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन की, या फिर कोई स्वर आए, तो फिर इसका परिवर्तन किस रूप में हो जाएगा, इनका परिवर्तन हो जाएगा इन्हीं वर्ग के तीसरे वर्ण में, अर्थात ग ज ड द ब में। ठीक है, अब देखते हैं अपन, ये देखिए वागीश, वाक और ईश। अब आप देखिए प्रथम में क्या है आपके, प्रथम में आया क, यहां से देखिए क, और द्वितीय वर्ण में क्या आया, क्या लिखा था यहाँ पे ई, या फिर कोई स्वर हो, ये देखिए स्वर, तो स्वर क्या आ गया ई, तो इसका परिवर्तन होके विकार होके क्या बनेगा, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण क का कौन सा होगा ग, तो हो गया वागीश। वागीश कैसे हुआ, इस ई की मात्रा लग गई ग में, तो हो गया वागीश। फिर देखिए दिग्गज, दिक धन गज, अब इसमें आपके क्या हो गया, ये ये ग कहां से आया है आपके, देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरे वर्ण में, दूसरे वर्ण में उस वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण का, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया ग, तो हो गया वापस क्या परिवर्तन हो गया, बनेगा तीसरा वर्ण बनेगा, तो तीसरा वर्ण बन गया, ये देखिए ग, दिग्गज। फिर आप देखिए वागदान, तो वाक धन दान, ठीक है, वाक धन दान, तो वागदान बन गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे सदवाणी, तो आप देखिए सत धन वाणी, सत धन वाणी, तो अब त का तीसरा वर्ड क्या होगा, त थ और द, तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया द, तो यहाँ पर क्या आ गया द, और यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये हो गया आधा, तो हो गया सदवाणी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अच धन अंत, ठीक है, अच धन अंत, अब ये ज है, तो ज कहां से आया, यहाँ पे क्या है प्रथम वर्ण में च, च का तीसरा वर्ण क्या होगा ज, तो ये यहाँ पर क्या आ गया अजंत, तो ज में ये अ की मात्रा लगी तब ये पूरा हो गया, नहीं तो ये क्या रहता आधा, तो हो गया अजंत। अब देखिए अभिनन, अभिनन, इसमें आप देखिए अप धन ईंधन, देखिए अब यहाँ पे क्या है स्वर आया है, यहाँ पे क्या है स्वर आया, ये क्या आया व्यंजन। ठीक है, तो अप धन ये व्यंजन आया, तो यहाँ पर ये द में देखिए किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी है, तो द क्या हो गया आधा, पर ये अप प का तीसरा वर्ण क्या हुआ ब, इसमें मात्रा किसकी लगी ई की, क्योंकि ये स्वर आया है दूसरे वर्ण की जगह। तो अब देखिए अप धन ईंधन का हो गया अबिंदन। फिर देखिए जगदानंद, तो जगत धन आनंद, अब आप देखिए इसमें त वर्ग, ठीक है, त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है द, त थ द, तो तीसरा वर्ण हो गया द, आपके दूसरे वर्ण की जगह क्या आया स्वर, तो द में किसकी मात्रा लगेगी आ की, तो हो गया जगदानंद। ठीक है, अब देखिए शब्द, शब्द में आप देखिए सप धन द, ठीक है, सप धन द, तो अब प का तीसरा वर्ण क्या होगा ब,
ब आधा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वर नहीं आया। स्वर आता तो इसमें जुड़ जाता और इसमें मात्रा लग जाती, मात्रा लगती तो ये अधूरा नहीं रहता। आपने देखा होगा कि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये व्यंजन है, अब व्यंजन को उच्चारित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है। यहाँ पर आप क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं जोड़ता है, इस कारण ये प का तीसरा वर्ण हो गया ब, और ब रह जाता है अधूरा और शब्द बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है? यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, उसके बाद न या म आए तो अब देखिए इसमें शर्त चेंज हो जाती है। इसमें आप देखिए क, च, ट, त, प। अब शर्त क्या है इसमें? शर्त यह है कि इसके बाद न या फिर म आए। ये पंचम ध्वनि है, ये त वर्ग की पंचम ध्वनि, ये प वर्ग की पंचम ध्वनि है। न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात आप देख सकते हैं। अब देखिए क, च, ट, त, प ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। तो देखिए क परिवर्तित हो जाएगा न ड में, और च परिवर्तित हो जाएगा न्य में, ट परिवर्तित हो जाएगा ण में, त परिवर्तित हो जाएगा न में, और प परिवर्तित हो जाएगा म में। ठीक है, और इनको हम अनुस्वार के रूप में भी यूज ले सकते हैं। देखते हैं, आप देखिए अब यहाँ क्या आया है? ढ। तो ये इसका पहला वर्ण लेना है अपन को, तो क्या हो गया? क। तो हो गया वाक धनमय। अब देखिए शर्त क्या थी? दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए? या फिर या तो न या म। देखिए ये दूसरे वर्ण में क्या आ गया? म। तो वाक इसका क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा। यहाँ देखिए पंचम वर्ण र, तो हो गया वांग्मय। ठीक है, फिर आप देखिए ण। ण किसका पंचम वर्ण है? ट का। तो यहाँ पर क्या आएगा? ट, सट, धन मास, तो क्या हो गया? षणमास। ये देखिए, फिर आप देखते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ में आप देखिए न किसका पंचम वर्ण है? त का। यहाँ पर क्या दूसरे वर्ण के रूप में क्या आना चाहिए? न या फिर आना चाहिए म। अब देखिए जगन्नाथ में आप देख सकते हैं न किसका पंचम वर्ण है? त का। तो आप देख सकते हैं कि जगत धन नाथ, तो आपके देखिए दूसरे वर्ण के रूप में क्या आता है? न या म आता है। अब आप देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ण के रूप में क्या आया? न। ठीक है, त। अब इसका पंचम वर्ण परिवर्तित होके क्या हो गया? ये देखिए न। तो अब देखिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो ये अधूरा रह रहा है, यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है तो ये अधूरा रह रहा है, यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है तो ये अधूरा रह रहा है, तो हो गया जगन्नाथ। अब देखिए अम्मय। अब आप देखिए यहाँ पर म आ रहा, म किसका पंचम वर्ण है? प का। तो यहाँ पर क्या होगा? अप धनमय। प का परिवर्तन होके बन जाएगा म, तो हो गया अम्मय। ठीक है, अब देखते हैं अपन तीसरा नियम। तीसरे नियम में अपन शर्त देखते हैं। शर्त क्या है? यदि म के बाद इसमें प्रथम वर्ण हो गया म, ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए? कोई स्पष्ट व्यंजन। अब स्पष्ट व्यंजन क्या है? ये आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा। क से लेकर प तक के जितने भी वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यह देखिए कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अब देखिए, अब जिसके साथ ये म जुड़ेगा वहां पर क्या बन जाएगा? ये अनुस्वार बन जाएगा। ये देखिए अहंकार, तो क्या होगा? अहम धनकार। क क्या है? स्पर्श व्यंजन। म क्या है? इसकी शर्त थी कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार के रूप में। तो अहम धनकार, या आप बिंदी देख सकते हैं अनुस्वार की। ये बिंदी कहां से आई? ये बिंदी आई इस नियम द्वारा कि भाई जब म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है तो वह क्या बन जाता है? अनुस्वार। उस वर्ग के पंचम वर्ण या अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप देखते हैं किंचित, तो आप देखेंगे किम धन चित। च क्या है? च क्या है आपके? च है स्पर्श व्यंजन। म क्या है? म और स्पर्श व्यंजन मिलेंगे और ये देखिए ये अनुस्वार लग गया, किंचित हो गया। इसको आप अब ये आप इसमें आपने ये देखा होगा वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण। अब देखिए अब ये जो किंचित की ध्वनि आती है इसमें आप न्य बोलते हैं। न्य कहां से आया? न्य आया इस च का।
पंचम वर्ण। ठीक है, फिर देखिए संगम, सम धन गम। ठीक है, ये बना संगम। अब इसमें आप कहेंगे कि यहाँ स्पर्श व्यंजन, तो ग स्पर्श व्यंजन आ गया। कहां से आया? क वर्ग के। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो स्पर्श व्यंजन में कौन से हैं? क से लेकर प तक जितने भी क से लेकर प तक जितने भी वर्ण है वो क्या है? वो है स्पर्श व्यंजन। तो आप क वर्ग को पूरा, च वर्ग को पूरा, ट वर्ग को पूरा और त वर्ग और प वर्ग को जब पूरा सम्मिलित करेंगे तब बनेंगे स्पर्श व्यंजन। तो गम, ग हो गया स्पर्श व्यंजन, म के साथ ग का योग, ये हो गया अनुस्वार, तो हो गया संगम। फिर आप संतोष, सम धन तोष, हो गया संतोष। तो इसमें आप देख सकते हो क्या आ गया? त वर्ग क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो इसमें क्या है नियम? म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो क्या बन जाएगा? अनुस्वार। उस वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात उस वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो गया? अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब अपन देखेंगे चौथा नियम। अब चौथे नियम में आप देखिए, म के बाद, इसमें भी म, यहाँ देखते हैं, म के बाद क्या आना चाहिए? अंतस्थ व्यंजन, य र ल व और स स स अ, ऊष्म व्यंजन। देखिए य र ल व और ऊष्म व्यंजन हो गए स स स अ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन दोनों में से कोई आता है तो आप क्या हो जाएगा? किसी भी वर्ण का मेल होगा तो म के स्थान पर अनुस्वार लग जाएगा। इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि यदि स्पर्श व्यंजन आए, म के बाद क्या आ जाता है? स्पर्श व्यंजन, तो हो जाता है अनुस्वार। इसमें क्या है? म के बाद यदि अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा? ये परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुस्वार के रूप में परिवर्तित। तो संधि होने के बाद क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो संधि विच्छेद करेंगे तब अपन को क्या लाना है इसमें? देखिए पहले में लाना है सम, ठीक है, उसके बाद योग। अब देखिए म आया, ये देखिए म आया, इसमें से य र ल व अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक होना चाहिए। देखिए अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक। फिर देखिए संरचना, तो इसमें क्या होगा? सम धन रचना। ठीक है, अब इसमें भी देखिए र अंतस्थ व्यंजन में से आ गया म और ये बन गया अनुस्वार संरचना। संवाद में आप देखिए सम धनवाद, इसमें देखिए अंतस्थ व्यंजन का ये आ गया और संवाद हो गया। संगार में आप देखिए सम धन हार, संगार, सम धन रक्षण, संरक्षण, सम धन लग्न, संलग्न, सम धन सार, संसार। अब देखिए कहीं पे भी कोई परिवर्तन होता है? कहीं पे भी नहीं होता। यहाँ देखिए म तो वहां सब में सेम है। अब देखिए यहाँ पे य अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे र अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे व अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे ह ऊष्म व्यंजन, यहाँ पे र अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे ल तो स, यहाँ पे ल ये अंतस्थ व्यंजन और ये स, ये आ गया आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पांचवा नियम। पांचवें नियम का रूल क्या है? त या द के बाद, त या द के बाद क्या आ जाए? ल। तो त या द का रूपांतरण किस में हो जाएगा? ल में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो त या द है उसके बाद ल है तो बाद में क्या आ रहा है? ल। तो रूपांतरण किस में होना चाहिए? ल में। आपने देखा होगा उल्लास, तो आप देखेंगे उत धन लास, तो क्या हो गया? उल्लास। अब ल कहां से आया? ये नियम ये है कि त या द के बाद यदि ल आता है, ल आएगा तो क्या बन जाएगा? वापस ल, तो दो ल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आधा ल हो गया, क्योंकि कोई भी स्वर नहीं है तो मात्रा नहीं लगेगी, तो आधा ल, और उसके बाद ये लास, तो उल्लास। उल्लेख का क्या होगा? उत धन लेख, तो ल आया बाद में, त या द में से कोई होना चाहिए प्रथम वर्ण, त या द में से त हो गया। अब त का रूपांतरण होके क्या हो जाएगा? ल। पीछे कोई भी स्वर नहीं है तो ये क्या रहेगा? आधा, तो हो गया उल्लेख। ठीक है, इसके बाद यदि देखते हैं अपन छठा नियम, इसमें यह है कि त या द के बाद, त या द के बाद ज या ज आए तो क्या बन जाएगा? त या द का ज बन जाएगा। तो सज्जन का क्या हो गया? सत्य धन जन,
सत धन जन। आपने पिछली क्लास वर्ण विचार में देखा होगा कि दो महाप्राण ध्वनियां कभी भी द्वित्व नहीं लेती, व्यंजन द्वित्व नहीं लेती। तो अपन उज्जटिका इसका करेंगे तब क्या होगा, उत धन झटिका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो संधि संधि होने के बाद ये किस तरह लिखा जाता है, उज धन झटिका। इसमें आप देखेंगे त या द के बाद यदि क्या है, ज या ज आए तो सिर्फ ज में रूपांतरण होता है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई इस ज में रूपांतरण हो रहा है, इसमें ज क्यों नहीं हो रहा रूपांतरण। इसमें रूपांतरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो महाप्राण ध्वनियां कभी भी व्यंजन द्वित्व के साथ नहीं आती। यहाँ पर आप देखिए, अब ज के साथ ज नहीं ला सकते ना, इसलिए इसके साथ अल्प प्राण ध्वनि ज जोड़ा गया है। अब सातवां नियम देखते हैं, इसमें आप देखेंगे त या द के बाद क्या होना चाहिए, स। तो त और द का रूपांतरण किस में हो जाएगा, त और स में। देखिए इसमें हो जाएगा त या द के बाद क्या आ रहा है आपके, स। तो रूपांतरण त या द का रूपांतरण किस में हो गया, स में। ठीक है, अब आप देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास में आप क्या लिखेंगे, उत, और इस स का रूपांतरण हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आप देखेंगे उच्छ्वास, उत धन श्वास। ये देखिए इसमें दोनों ही चेंज है। अब आप कहेंगे कि ये देखिए ये यहाँ पर ये स था, तो फिर यहाँ पर ये स कैसे आया। पर ये नियम क्या है, त या द के बाद यदि स आए तो क्या हो जाएगा, त या द का रूपांतरण हो जाएगा च में, और स का रूपांतरण हो जाएगा छ में। ठीक है, तो उत धन श्वास, उच्चिष्ट, उत धन शिष्ट। ठीक है, तो आप देखिए त या द की जगह क्या आया, यहाँ पे त आया, यहाँ पर ये स है तो हो जाएगा उच्चिष्ट। फिर सशास्त्र, इसमें आप देखेंगे सत धन शास्त्र। इस स का रूपांतरण किस में होगा, इस स में। ठीक है, और त का रूपांतरण किस में हो जाएगा, इसमें। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, सशास्त्र। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हम नियम देखेंगे आठवां। आठवें नियम में क्या है, त या द के बाद च या स हो तो त या द का रूपांतरण च में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला होना चाहिए त या द, ये त और द के नियम है पहले। उसके बाद क्या आना चाहिए, या तो च या फिर च, और रूपांतरण होके त या द का रूप बदल के क्या हो जाएगा संधि के बाद, ये च। ठीक है, अब देखिए उच्चारण का क्या हो जाएगा, इस नियम के हिसाब से आपको पहले लेना है एक वर्ण, तो आप लेते हैं उत चारण। ठीक है, रूप बदल के इसका त या द का क्या हो गया, च। यहाँ देखिए च आ गया, और उच्चारण। अब देखेंगे सत चरित्र, तो सत धन चरित्र। ठीक है, त या द के बाद क्या आना चाहिए था, च या च। ये देखिए च आया, और बन क्या गया, त या द का रूपांतरण होके क्या बन गया, च। तो हो गया सच्चरित्र। फिर आप देखेंगे त या द के बाद ह, ये देखिए त या द के बाद ह, तो त या द का स्थान पर क्या हो जाएगा, द। ठीक है, और ह के स्थान पर हो जाएगा ध। अब इसमें नियम क्या है, त या द ये होने चाहिए प्रथम वर्ण, त या द ये प्रथम वर्ण हो गए। तो द्वितीय वर्ण में इसने क्या कहा है, ह होना चाहिए। ह होगा तो संधि होके क्या, त या द का रूपांतरण होके क्या हो जाएगा, द, और ह का रूपांतरण होके क्या हो जाएगा, ध। तो आप देख सकते हैं तद्धित, तो तत् धन हित। ये ह कहाँ से आया, यहाँ से। ह क्या है, अनिवार्य है, तो ह हो गया अनिवार्य। अब यहाँ क्या लेना था, त या द में से कोई, तो हो गया त। तो तत् धन हित, तो त का रूपांतरण होके क्या हो गया, द। ठीक है, और ह का रूपांतरण करके क्या हो गया, ध। तो हो गया तद्धित। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं उद्धार, उत धन हार। तो त का हो गया ध आधा, त का हो गया द आधा, और ह का हो गया ध, तो हो गया उद्धार। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 10वां नियम। इसमें क्या होगा, जब पहले पद के अंत में स्वर हो। अब इसमें देखिए पहले पद के अंत में स्वर हो,
और दूसरा क्या हो, आगे के पद के पहला वर्ण क्या हो, च, तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा, च। ये देखिए, जब पहले पद के अंत में हो आपके स्वर, ठीक है, तो स्वर कोई भी ले लो, 11 स्वर है उसमें से कोई भी स्वर, ठीक है। उसके बाद आगे के पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, च, तो रूपांतरण होके संधि होके क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब आप देखिए अनुच्छेद, अनु धन छेद, अब आपने क्या कहा था, इसमें पहला वर्ण में क्या होना चाहिए, स्वर, तो न के अंदर मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की, तो आप देख सकते हैं अनु, फिर इस च का क्या हो जाएगा, ये, तो हो गया अनुच्छेद। फिर देखिए परिच्छेद, परिधन छेद, और संधि होके क्या हो गया, यहाँ पे स लग गया ये वाला, तो परिच्छेद हो गया। आच्छादन, आ धन साधन, तो आप देख सकते हैं संधि होने के बाद स के साथ क्या जुड़ गया, ये च जुड़ गया, तो हो गया आच्छादन। यहाँ पर क्या है पहला वर्ण आ, यहाँ पर क्या है पहला वर्ण ई, यहाँ पर पहला वर्ण क्या है उ। नियम क्या है, यदि पहले पद के अंत में स्वर हो तो क्या है, पहले पद के अंत में स्वर, और आगे के पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, च, तो इस च का रूपांतरण क्या हो जाता है, ये, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं 11वां नियम। 11वें नियम में क्या, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़ के, अब इसमें शर्त है, उसमें क्या है, कोई भी स्वर हो, यहाँ पर शर्त क्या है, अ या आ नहीं होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो, तो क्या हो जाता है, स के स्थान पर ये वाला स। तो आप देखिए अभी धन एक, अब इसमें नियम क्या था कि भाई यदि किसी शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, अ या आ को छोड़कर कुछ भी, उसमें ई ऊ ए आई ओ औ कुछ भी हो सकता है, और दूसरे वर्ण की शुरुआत में क्या होना चाहिए, स, तो उसका क्या बन जाता है, ये वाला स, पेट फाट स बन जाता है। फिर आप देखिए वी धन सम, विषम क्या है, सम का विलोम शब्द है, तो आप देखिए, तो सम का विरोधी हो गया विषम, तो आप इसमें सम ये है, इसी का विलोम शब्द है ये विषम, तो संधि होके क्या हो गया, इस स का क्या बन गया, ये वाला स, तो हो गया विषम। फिर आप देखिए निषिद्ध, निषिद्ध में आप देखिए नी धन सिद्ध, निषिद्ध, सु धन सुसुप्ति, सु धन सुप्ति। अब आप इसमें देखिए कहीं पे भी अ या अ आया है पहले वर्ण में, नहीं, इसमें आया ई, इसमें ई, इसमें ई, इसमें ऊ आया, और दूसरे में क्या आ रहा है, ये वाला स आ रहा है दूसरे सभी में, तो फिर इसका रूपांतरण होके क्या हो जाता है, ये पेट फाट छ बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आखिरी नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। इसमें देखिए री, र या स के बाद जब कोई स्वर, कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण, अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न का क्या बन जाएगा, ण। ये देखिए ये थोड़ा टिपिकल है। अब देखिए री र स के बाद, ठीक है, जब कोई स्वर आए तो क्या होना चाहिए, स्वर आए, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, क वर्ग या फिर प वर्ग, या फिर क्या आना चाहिए, अनुस्वार, अनुस्वार, तो क्या हो जाएगा, और य व अ कोई हो उस शब्द में, ठीक है, कोई वर्ण हो, य व ह हो, तो अंत में आने वाला न बन जाएगा ण में, ठीक है। तो भरण में क्या होगा, भर धन अन, भर धन अन, क्या हो गया भरण। अब देखिए इसमें क्या है, स्वर आया, ये देखिए स्वर आया, ठीक है। क वर्ग या प वर्ग का अनुस्वार होना चाहिए, क वर्ग और प वर्ग का अनुस्वार होना चाहिए, क वर्ग और प वर्ग का अनुस्वार होना चाहिए, तो क्या हो गया, प वर्ग का अनुस्वार आ गया न, तो भर न, तो इस न का क्या हो गया, ण हो गया। अब आप देखेंगे भूषण, भूषण में क्या होगा, भूष धन अन, तो इस न का रूपांतरण होके क्या हो गया, ण में। फिर देखेंगे रामायण, तो राम धन अयन, राम धन अयन, तो क्या हो गया, ये देखिए र आ रहा है इस वर्ण में, तो राम धन अयन क्या हो गया, रामायण। फिर देखेंगे प्रमाण,
प्रधन मान, तो इस न का रूपांतरण हो गया न में और हो गया प्रमाण। ठीक है, इसके बाद व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। व्यंजन संधि के बाद हम देखेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के बाद आपकी संधि समाप्त हो जाएगी। तो हम आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या, देखिए स्वरों में, स्वर संधि में क्या था, दो ध्वनियां या वर्ण जो कि स्वर होने चाहिए, आवश्यक थे स्वर, तो उनका जब मेल होता है तो स्वर संधि बनती है। व्यंजन संधि में क्या है कि दो दो जो ध्वनियां हैं उनमें से या तो व्यंजन हो सकती है या स्वर हो सकती है, एक ध्वनि, एक का व्यंजन होना अनिवार्य था। और विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आता है या फिर व्यंजन आता है, तो जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि। अब देखिए परिभाषा क्या, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग, ये विसर्ग, ठीक है, विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है, यहाँ पे जो बाद में आएगा वह शब्द उसमें स्वर या व्यंजन हो, और फिर जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा वो होगा विसर्ग संधि। अब इसके नियम देखते हैं। पहला नियम, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में आ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है। इसमें क्या कहा गया, विसर्ग के पूर्व क्या होना चाहिए अ, और दूसरे वर्ण में दूसरा वर्ण होना चाहिए आ, तो क्या परिवर्तित होके बन जाएगा ओ। ये देखिए, अब देखिए मनोविराम, तो मनः धन विराम अविराम, ठीक है, आप देख सकते हैं मनोविराम, मनोविराम में क्या है, मना धन अविराम, ठीक है। और फिर आप देखेंगे अधोभाग, अध धन भाग, ठीक है, तो अध धन भाग, तो क्या हो गया अध धन भाग, मनोविराम अध धन भाग, अधोभाग, अध धन भाग, अधोभाग, ये ओ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। बाद में आने वाला क्या होना चाहिए आ, ठीक है, यशोभिलाषा, यश धन अभिलाषा, तो हो गया यशोभिलाषा, किस में परिवर्तित हो गया ओ में। फिर मनोअनुकूल, मनोअनुकूल में आप देख सकते हैं मनः धन अनुकूल, क्या बन गया मनोनुकूल, ठीक है। आप देख सकते हैं विसर्ग, विसर्ग के बाद अ या आ आता है तो क्या बन जाता है ओ बन जाता है। फिर हम आगे का नियम देखते हैं दूसरा, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब इसमें देखिए, उसमें क्या था, यदि विसर्ग के पहले वाला शब्द हो अ और बाद में अ या आ आए तो क्या हो जाता है ओ, और इसमें क्या है, विसर्ग के पहले वाला शब्द हो अ और बाद में क्या आना चाहिए, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ या ए हो, तो क्या होगा विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं अतः धन एव, तो क्या हो गया अतएव, यस धन इच्छा, तो क्या हो गया यस इच्छा। देखिए इसमें क्या आया ई आया, इसमें क्या आया ए आया, और क्या हो गया लोप हो गया, किसका हो गया विसर्ग का, अतः धन एव यहाँ लोप हो गया विसर्ग का, यशा धन इच्छा यहाँ लोप हो गया विसर्ग का। फिर देखते हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम में आप देखें, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो अथवा यर लव अंतस्थ व्यंजन हो तो क्या हो जाता है विसर्ग ओ बन जाता है। अब देखिए तपह धन वन, यहाँ पे क्या आया वह, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन, यह वर्ग में अंतस्थ व्यंजन है ये वह, तो तपह धन वन क्या हो गया तपोवन। फिर देखेंगे अधः धन गामी, अधः धन गामी, अब ये देखिए ग, ग क्या है ग वर्ग का तीसरा है ग, ठीक है, ग वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, और ये ग, और क्या बन जाएगा इसका अधोगामी, ठीक है। वयोवृद्ध, वयः
धन वृद्ध, तो इसमें क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन का व। अंततो गत्वा, अंततः धन गत्वा, तो ये ग, ग कहां से आया, क वर्ग का तीसरा वर्ण। नियम क्या है, पहले विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ, और बाद में क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तो क्या है ये ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण। फिर और क्या हो सकता है साथ में, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व, तो यहाँ पर आपके क्या है, व आ रहा है। ठीक है, और इसके आगे हम देखेंगे, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या य र ल व अ हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये देखिए, विसर्ग के बाद, ये आपका विसर्ग, इसके बाद क्या होना चाहिए, अ के अतिरिक्त, मतलब अ नहीं होना चाहिए, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर चलेगा, तो हो जाएगा अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर। स्वर उसके साथ क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का कौन सा होना चाहिए, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा आपके हो सकता है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का य, सिर्फ ह। ठीक है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, र बन जाएगा। विसर्ग क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। अब देखिए आयुर्वेद का, आयु धन वेद, पहला तो विसर्ग कंफर्म है, दूसरे में क्या होना चाहिए, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर, जो कि ये नहीं है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी नहीं है, तो ये कहां से आ गया, अंतस्थ व्यंजन में से व आ गया। तो आयु धन वेद का क्या हो गया, आयु, और इस का हो गया र, तो आयुर्वेद। र कहां से हुआ, विसर्ग का, विसर्ग का लोप किया तो हमें क्या जोड़ना पड़ा, र। र में किसी भी प्रकार की मात्रा इसलिए नहीं लगी क्योंकि इसके बाद जो भी दूसरा वर्ण था वो स्वर नहीं था, तो हो गया आयुर्वेद। उसके बाद आप देखते हैं ज्योतिर्गम्य, तो ज्योति धन मय, ज्योति धन मय। तो आपको अब विसर्ग का लोप करना है, विसर्ग का लोप करेंगे तो विसर्ग क्या बन जाएगा, ये र बनेगा। तो र क्यों बनेगा, क्योंकि आपके इसमें क्या कहा गया है, अ के अतिरिक्त कोई स्वर, तो अ के अतिरिक्त कोई स्वर, ये कोई स्वर नहीं है। ठीक है, अब क्या, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम, तो म क्या है, प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, म, तो ये आ गया पंचम वर्ण। तो फिर ये शर्त पूरी हो रही है, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा विसर्ग बन जाएगा ये र में, विसर्ग बन जाएगा ये र में। तो अब यहाँ पीछे कोई भी स्वर नहीं है, तो र क्या रह जाएगा, आधा, तो र कूद के चढ़ जाएगा म पे, तो हो जाएगा ज्योतिर्मय। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चतुर्दिशी को, तो चतु धन दिशी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आ गया द, द कहां से आया, किसी वर्ण का तृतीय चतुर्थ या पंचम, तो द क्या हो गया, त वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है, द, तो फिर ये हो गया द, और विसर्ग क्या बन गया, र, तो विसर्ग कहाँ चढ़ जाएगा, आधा है र, तो कहाँ चढ़ जाएगा, द के ऊपर, ये हो गया चतुर्दिशी। फिर आप देखेंगे आशीर्वचन, आशीर्वचन, आशीह धन वचन, तो क्या हो गया, अब वह आ रहा है, कहां से आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन में। शर्तें क्या है, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, और साथ में उस अंतस्थ व्यंजन के यर लव, और ऊष्म व्यंजन का केवल अ, वो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा र, तो ये र चढ़ जाएगा व पे। क्यों चढ़ेगा, क्योंकि पीछे स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो क्या रह जाएगा, आधा, आधा रहेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। फिर धनुर्धारी, धनु धनधारी, तो हो गया धनुधारी, तो र आ गया, आता है इस कारण ध पे, तो धनुर्धारी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य स आता है तो विसर्ग क्या हो जाता है, स। ठीक है, अब देख सकते हैं तालव्य च में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए विसर्ग आ गया, पुनः इसने क्या कहा, विसर्ग, विसर्ग तो कंप्लीट शब्द होनी चाहिए, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ये स, या फिर ये स आए, तो ये च आ रहा है, पुनः धन छ, तो क्या हो गया,
विसर्ग किस में परिवर्तित होना चाहिए था? तालव्य स में, तो ये हो गया तालव्य स में परिवर्तित। ठीक है, अब देखिए तपश्चर्या, तो आपके हो गया तपह। ठीक है, विसर्ग आ गया, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त क्या है? या तो ये च आना चाहिए या फिर तालव्य स आना चाहिए, तो आ गया यहाँ पे च, तो हो गया चर्या, और इसका बन जाएगा तालव्य च विसर्ग का, तो हो गया तपच, धनचर्या, तपश्चर्या। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यशस शरीर। अब देखिए यशः, अब शर्त क्या थी दूसरी? या तो ये च आना चाहिए या तालव्य स आना चाहिए, तो आ रहा है तालव्य स इसमें, तो शरीर, तो विसर्ग का रूपांतरण होके क्या बन जाएगा? तालव्य स, तो हो जाएगा यशस शरीर, तो यश धन शरीर हो गया यशस शरीर। इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग संधि का छठा नियम। इसमें देखेंगे यदि विसर्ग के बाद त या दंत्य स आए, पहले क्या आ रहा था? तालव्य स, तो रूपांतरण किस में हो रहा था? तालव्य स में। अब क्या आ रहा है? दंत्य स, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? दंत्य स। देखिए यदि विसर्ग के बाद क्या आता है? त, या फिर क्या आता है? दंत्य स, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग दंत्य स। अब देखिए पुरस्सर, पुरस्सर में क्या होगा? पुरः, विसर्ग आ गया, पहली शर्त कंप्लीट। साथ में क्या आ गया? सर, तो आ गया कौन सा? दंत्य, तो बनेगा क्या? दंत्य, तो हो गया पुरस्सर। इसकी जगह तालव्य स आया होता तो क्या बनता? तालव्य स। अब देखिए नमस्ते, नमः धन्ते, क्या था इसमें शर्त? विसर्ग के बाद यदि त या फिर क्या आ जाए? दंत्य स, उसमें क्या था? विसर्ग के बाद यदि च या फिर क्या आ जाए? तालव्य स, तो रूपांतरण होके क्या बनता है? तालव्य स। अब देखिए नमः धन्ते, तो क्या हो गया? नमस्ते। ये स कहां से आया? दंत्य स, ये बना है विसर्ग, विसर्ग का रूपांतरण होके हो गया दंत्य स, तो हो गया नमस्ते। फिर देखिए मनस्ताप, मनस्ताप, तो क्या हो गया? मनः धन ताप। क्या नियम था? यदि विसर्ग, ये आ गया विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए त, या होना चाहिए दंत्य स। यदि इन दोनों में से कोई एक है तो विसर्ग का रूपांतरण होके क्या बन जाएगा? दंत्य स। कहां से आया? विसर्ग के साथ होना चाहिए त या दंत्य स, रूपांतरण होके विसर्ग बन जाएगा दंत्य स। आखिरी नियम हम देखते हैं अभी। इसमें क्या है? विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद क, प, म वर्ण आए, तो विसर्ग किस में बन जाएगा? मूर्धन्य स में बन जाएगा। देखिए आविष्कार, आविह धन कार, क्या लिखा था इसमें? क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले ई या उ, विसर्ग के पहले किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की मात्रा। और दूसरे वर्ण में पहला, दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है? क, तो ये हो गई दूसरी शर्त कंप्लीट। क, प या म वर्ण आना चाहिए। अब देखिए आविहितन कार, तो विसर्ग किस में बन जाएगा? मूर्धन्य स में, पेट फाड़ स में, तो हो जाएगा आविष्कार। ठीक है, अब देखिए ये स कहां से आया? ये बना है विसर्ग। क्यों बना है? क्योंकि विसर्ग के पहले किसकी मात्रा थी? ई की मात्रा, और बाद में दूसरा वर्ण क्या आया है? क, क प या म में से हो, तो फिर विसर्ग बन जाएगा मूर्धन्य स। अब देखिए चतुह पाद, तो हो गया चतुष्पाद। अब चतुष्पाद कैसे हुआ? विसर्ग से पहले किसकी मात्रा होनी चाहिए? ई या उ की, किसकी मात्रा है? उ की, और ये कहाँ पे क्या आया? प आया, क्या होना चाहिए? क, प या म, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो हो जाएगा मूर्धन्य स, तो हो गया चतुष्पाद। आप देख सकते हैं चतुह धन कोण। अब देखिए क, प या म आता है तो विसर्ग क्या बन जाता है? यहाँ पर ऊ की मात्रा विसर्ग से पहले, और उसके बाद क्या आ रहा है? क, तो चतुः और धन कोण, तो कौन सा स बन जाएगा? मूर्धन्य स, तो ये बन गया चतुष्कोण। ठीक है, इसके बाद बहिष्कार, बहि धनकार, तो विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा आ गई? ई की मात्रा, ई या ऊ की मात्रा होनी चाहिए, क, प या म में से कोई भी वर्ण होना चाहिए दूसरा, तो हो जाएगा विसर्ग
मूर्धन्य स के रूप में परिवर्तित, तो हो गया बहिष्कार। अब चतुष्पथ, चतु क्या हो गया, विसर्ग से पहले उ, और दूसरा वर्ण क्या आ गया, क प म में से प, तो विसर्ग क्या बन गया, मूर्धन्य स, तो हो गया चतुष्पथ। इसके साथ आपकी संधि कंप्लीट होती है। लगभग पूरी संधि को करवा दिया है मैंने, और आगे की क्लास में हम देखेंगे समास। ठीक है।